दोस्तों आज बात करते हैं कुछ उन फाइटर्स के बारे में जो कि बहुत टाइम से ऑक्टागन के अंदर नहीं आए हैं और हम उनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो कि अपनी डिवीजन में शायद वन ऑफ द बेस्ट हैं और मेरे हिसाब से इनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि डेफिनेटली चैंपियनशिप मटेरियल हैं। आई मीन वो चैंप डेफिनेटली बन सकते हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसे नाम भी हैं जो कि फॉर्मर चैंपियन हैं, मल्टीपल टाइम चैंप रह चुके हैं और मेरे हिसाब से वो अगर वापस आएँ तो फिर से बेल्ट के लिए खेल सकते हैं और आई थिंक फिर से एक बार वो बेल्ट ले भी सकते हैं। वो फिर से चैंप बन सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के बारे में और देखते हैं कौन-सा है पहला नाम हमारी लिस्ट में। तो दोस्तों जो द फर्स्ट फाइटर जो कि मेरी लिस्ट में है, जो कि मेरे हिसाब से इस साल जिसको आना चाहिए, वो है ज़बीत मगोमेडशरीपोव। अगर हम बात करते हैं यूएफसी की फेदरवेट डिवीजन के बारे में, ये बात बात साफ है कि मैक्स होलोवे और एलेक्स वोल्कानोव्स्की कई बार फाइट करेंगे, कर चुके हैं और करते रहेंगे। लेकिन एक फ्रेश नाम नहीं है हमारे पास, जिसके बारे में हम बोलें कि यार ये बंदा ये बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। ये अब तक क्यों नहीं कर रहा फाइट बेल्ट के लिए? ब्रेन ओर्टेगा फाइट कर चुके हैं 2 बार फॉर द बेल्ट। एक बार अगेंस्ट होलोवे, एक बार अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की। कोरियन ज़ोम्बी फाइट करने वाले हैं नेक्स्ट और अगर ये फाइट जीत जाते हैं वोल्कानोव्स्की, तो कोई फ्रेश नाम हमारे पास है ही नहीं। हाँ, ऑब्वियसली तो कुछ नाम और हैं उस लिस्ट के अंदर, बट ज़बीत नगोपाश-शरीपोव डेफिनिटली एक ऐसा नाम है, जिस हिसाब से उनका करियर आगे बढ़ रहा था, वो फाइट जीतते जा रहे थे, उनका जो स्टाइल था, जो पर्सनैलिटी थी, लगा शायद कि ये बंदा बहुत जल्दी फाइट करेगा बेल्ट के लिए। बट बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज़ ऑफ बैड लक, टाइमिंग, इंजरीज़, उनका एक ब्रेक लग गया उनके इस स्पीड पे जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे थे। अब जो लास्ट टाइम न्यूज़ आई थी कि अ, वो सिक हैं, वो उनके पास एक ऐसी इलनेस है जो कि वो खुल के नहीं बता रहे, बट उनको टाइम ज़्यादा चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। और कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि नाउ ही इज़ फिट, वो वापस जिम में आ गए हैं और वो प्लान कर रहे हैं इस साल कमबैक करने की। मेरा ये एस्टिमेट है, जिस हिसाब से ये डिवीज़न चल रही है और जिस हिसाब से उनके मैनेजर अली अब्दुल अज़ीज़ बात कर रहे थे, आई थिंक वो इस साल वापस ज़रूर आएँगे। बिकॉज़ अगर एक फ्रेश नाम हमें चाहिए, तो वो ऑब्वियसली है ज़बीत मगोमेडशरीपोव। मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा कि जो उनकी कमबैक फाइट हो, पॉसिबली वो हो सकती है किसी न किसी रूप में, या तो इंटरिम बेल्ट के लिए या फिर फेदरवेट बेल्ट के लिए। बिकॉज़ हमारे पास कोई ऐसा नाम है नहीं जो कि बहुत जल्दी आगे आ रहा हो, जो कि बिल्कुल ओह गॉड! ये बंदा इसको खेलना चाहिए बेल्ट के लिए। बट ज़बीत, उनके पास रिकॉर्ड है, उनके पास स्किल सेट है, बस जो नहीं है वो है टाइमिंग। सो अगर वो वापस आते हैं डेफिनेटली आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वो वापस आएँ इस साल एंड आई होप वो वापस आएँ इस साल और वो फाइट करें फिर से एक बार ऑक्टागन के अंदर। दोस्तों, जो सेकंड बड़ा नाम है, जो कि मेरे हिसाब से है, वो है ल्यूक रॉकहोल्ड, फॉर्मर यूएफसी मिडलवेट चैंपियन, फॉर्मर स्ट्राइक फोर्स चैंपियन। जिस हिसाब से ल्यूक रॉकहोल्ड का जो फाइटिंग स्टाइल था, आई थॉट कि ये बंदा बहुत मुश्किल ही किसी से हारेगा। उनकी फाइट आईक्यू, उनकी कंडीशनिंग, उनकी किक्स, ही हैड एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ था। बट अगेन फिर से एक बार यू नो बैड लक, ओवर कॉन्फिडेंस, टाइमिंग। ल्यूक रॉकहोल्ड एक ऐसा फाइटर है, एक एक जोक आया था, अ, उसमें किसने कहा था, आई थिंक वो थे उनके फॉर्मर अपोनेंट माइकल बिस्पिंग। तो वो जोक था कि मैं चाहता हूँ लोग मेरे बारे में उस तरीके से सोचे, जिस तरीके से ल्यूक रॉकहोल्ड अपने आप के बारे में सोचते हैं। यानी कि वो अपने आप के बारे में इतने ज़्यादा सोचते हैं कि मैं चैंपियन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड ही वाज़ ओवर कॉन्फिडेंट। माइकल बिस्पिंग थे वो फाइटर जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे उनसे फाइट की और नॉकआउट किया और वो चैंप बने। और उसके बाद से लेके अब तक उनका करियर ऊपर नीचे हो रहा है, मोस्टली नीचे। इंजरीज डेफिनेटली, मॉडलिंग करियर जो कि एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए था डेफिनेटली और अभी भी है। बट एज ए फैन आई थिंक कि अगर ये साल वो वापस नहीं आए, आई डोंट थिंक वो वापस कभी वापस आएंगे फाइट करने के लिए। कुछ दिनों पहले उनकी फाइट बुक हुई थी अगेंस्ट शॉन स्टिकलैंड, एक बहुत ही अच्छी फाइट थी वो। पीपल वर हैप्पी, आई वाज हैप्पी, बट अगेन इंजरीज, बैड लक। और अब उनका इंटरव्यू आया था कुछ दिनों पहले कि अ, वो चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट बोहशीनिया पोलाकोस्टा, जो कि एक अच्छा नाम है। और डेफिनेटली अगर ये फाइट बुक हो जाए तो इसमें क्या बुराई है। पोलाकोस्टा डेफिनेटली वो खुद एक बड़ी वियर्ड फेज से गुजर रहे हैं।
वो भी जस्ट लाइक लुक रॉकहोल्ड अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो सोचते हैं कि मुझे वो मिले जो मैं चाहता हूँ, पैसा, फेम एंड ऑल। बट रियलिटी ये है कि अब वो लगातार 2 फाइट हार चुके हैं अगेंस्ट अडेसानिया और अगेंस्ट मार्विन विटोरी। सो येस, अगर ये फाइट बुक हो जाए, लुक रॉकहोल्ड वर्सेस पॉला कोस्टा, इट्स अ गुड फाइट। आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम पे क्या लुक रॉकहोल्ड फिर से चैम्प बनने की सोच रहे हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली एज, टाइमिंग, अ, इनएक्टिविटी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बट एट लीस्ट एज़ अ फैन, बिकॉज़ मेरा ये मानना था, जब मेरा जो पहला इवेंट था जो मैंने शायद देखा था, बिल्कुल ध्यान से, वो था डेफिनिटली आई थिंक 189, और आई थिंक नो, नो, नॉट 189, मेबी इट वाज़ 189, जहाँ पे उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट क्रिस वाइडमैन और वो चैंप बने थे। क्रिस वाइडमैन जो कि उस टाइम पे 2 बार हरा के आए थे एंडरसन सिल्वा को। सो ये बहुत बड़ी बात थी वो उस टाइम पे। बट दोस्तों एनीवे, आई फ़ील अगर ये साल अगर वापस वो नहीं आ पाए, बहुत मुश्किल है वापस आना। वो चाहते हैं वापस आना एक फ़ाइट के लिए डेफ़िनेटली। आई आई वुड प्रेडिक्ट कि शायद वो इस साल के एंड तक वापस आएँगे, अगर फर्स्ट हाफ में नहीं तो। दोस्तों, जो नेक्स्ट नाम है मेरी लिस्ट में वो है द ट्रिपल सी, द क्रिंज, हेनरी सेहूडो, फॉर्मर बैंtamweight चैंपियन एंड फ्लाइवेट चैंपियन। ये एक बहुत ही वियर्ड कहानी है उनके साथ कि एक डबल डिवीजन चैंप अपने पीक पे, और वो गेम से अलग हो गया। और आई थिंक जिस तरीके से वो उन्होंने कहा कि ही इज़ लीविंग यूएफसी, वो जा रहे हैं छोड़ के यूएफसी एंड ही इज़ रिटायर्ड, इट वाज़ वियर्ड, बहुत ही वो अजीब लगा मुझे वो टाइमिंग और जिस तरीके से उन्होंने ऐसा किया। लोग कितनी मेहनत करते हैं यूएफसी जाने के लिए, और कितना मुश्किल है यूएफसी में टॉप 10 में जाना, टॉप 5 में जाना, चैंप बनना, और 2 डिवीजन चैंप बनना। और फिर वो कहते हैं कि आई एम डन, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मेरे लिए कुछ बचा नहीं यहाँ पे। मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। और बिकॉज़ इस तरीके से वो निकले, अब बहुत मुश्किल है उनके लिए वापस आना। हाँ, वो कह रहे हैं कि ही वांट्स टू फाइट अ, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, ही वांट्स टू फाइट पीटर यान, और लेकिन कैसे? अभी वो बिल्कुल भी नहीं है उसाडा ड्रग टेस्टिंग पूल में, और उनको टाइम लगेगा इससे पहले कि वो वापस आए और टेस्टिंग स्टार्ट हो और उनके बारे में लोग सोचें कि सीरियसली हाँ, ये बंदा वापस आ सकता है। ध्यान रहे, ये वही फाइटर है जिसने हराया है टीजे डिलेशॉ को, डोमिनिक क्रूज को, डिमिट्रियस जॉनसन को। तो उन एक ऐसा फाइटर जो कि इतना पीक पे चल रहा था, उसका इस तरीके से दूर जाना गेम से, और अब वो कह रहे हैं कि आई मिस द गेम, मुझे वापस आना चाहता हूँ मैं। बट डेना व्हाइट का दिल घायल है, यू नो थोड़े से वो उदास है कि यार इस ये बंदा फिर से अगर एक बार फाइट किया, तो फिर से इसने बेल्ट जीती तो फिर से भाग जाएगा ये। और यहाँ पे अड़ गए हैं हेनरी सेहूडो कि वो फाइट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेल्ट के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली तीसरी बेल्ट के लिए, जो कि है फेदरवेट बेल्ट, चाहे जो भी उस टाइम पे चैंप हो। अभी वो कह रहे हैं वोल्कानोव्स्की, एंड हु नोस क्या होगा आगे। बट बहुत मुश्किल है उनका वापस आना फ्रैंकली, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखें यूएफसी की, जो फाइटर्स गए हैं ऐसे छोड़ के यूएफसी, जब वो चैंप हैं, हबीब को छोड़ के और ऑब्वियसली कॉनर को छोड़ के, बिकॉज दे वर स्टार्स, उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया बाद में यूएफसी ने, राइट? जीएसपी एक ऐसा नाम था डेफिनेटली जो गए थे छोड़ के जब वो चैंप थे, और बहुत मुश्किल था उनको वापस आना। वापस आए बट अगेन फिर से यूएफसी के हाथ जल गए। आते हैं एक फाइट के लिए जीएसपी, जीतते हैं बेल्ट अगेंस्ट माइकल बिस्पिंग, और फिर से वो चले जाते हैं। तो यूएफसी के दूध का जला दही भी फूक फूक के पीता है, ये कहावत है। तो यूएफसी शायद रिस्क नहीं लेगी कि उनको सिर्फ एक फाइट के लिए वापस लेके आए और उनको मौका दे बेल्ट के लिए फाइट करने का, क्योंकि वो रिस्क है कि अगर वो बेल्ट जीत गए और फिर से वो बोले बाबा बाय बाय हो गया मेरा, तो क्या होगा? और ये यहाँ पे पूरा एक इशू है। बट लुक्स लाइक कि वो सीरियस है वापस आने के लिए, बट उनको लगता है कि जो उनको पहले चाहिए ये कॉन्फिडेंस कि यूएफसी मुझे बोले कि हाँ, आप वापस आओ, हम आपको ये फाइट देंगे। वो नहीं चाहते कि वो स्टार्ट करें ड्रग ड्रग टेस्टिंग अनटिल अनलेस यूएफसी रेडी है उनको ये फाइट देने के लिए। बट आई थिंक बहुत चांस कम है उनका वापस आना इस साल। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज़ ऑफ हिस्ट्री। बट आई होप कि वो वापस आएँ कुछ फाइट के लिए। ही वाज़ वेरी डोमिनेटिंग, सारी फाइट्स वो जीत रहे थे, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं वो जो उनके नाम हो सकते थे और हैं भी, अगर उस टाइम पे वो नहीं जाते गेम छोड़ के।
ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट नाम है मेरी लिस्ट में और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नाम है मेरे अकॉर्डिंग, वो है जॉन बोन जोन्स, जो कि आजकल काफ़ी वजह से न्यूज़ के अंदर है। अभी-अभी न्यूज़ में आया था, पर्सनल न्यूज़, बट आई थिंक मुझे लगता है हमेशा वियर्ड ऐसे फाइटर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में न्यूज़ बताना। बट बिकॉज़ ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि आई थिंक हर जगह फैल गई है, आप लोग भी जानते होंगे। उनकी जो फियांसे है या गर्लफ्रेंड है, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। यानी कि उनकी फियांसी ने जॉन जोन्स को छोड़ दिया है और वो अलग हो गई हैं। आप जानते हैं कहानी क्या है? कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि उन्होंने शायद किसी बात पे कुछ कहा-सुनी हुई, और जब पुलिस को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे उनकी जो वाइफ़ है, वो उनके मुँह पे खून लगा हुआ था, जो कि शायद कि जॉन जोन्स ने फिज़िकली उनको असॉल्ट किया था, उनको शायद मारा था। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, और डेफ़िनेटली जॉन जोन्स को बहुत, बिकॉज़ उनका ऐसा करियर रहा है कि उनके जो अचीवमेंट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन जो जो उन्होंने रिंग के बाहर किया, उनके केसेस, कोर्ट केसेस, हिट एंड रन, ड्रग केसेस एंड ड्रग टेस्ट फेलियर केसेस, वो लिस्ट इतनी बड़ी है कि बहुत मुश्किल है उनके बारे में बात करना और नहीं बात करना उनकी लाइफ के बारे में, जो कि उस फाइट करियर के बाहर है। और अब यहाँ पे ये कहानी है कि जो उनका जिम है, जहाँ पे वो बहुत टाइम से फाइट कर रहे थे, उनको कहना पड़ा कि यार, आप अपने आप को ठीक करो, और उन्होंने उनको उस जिम से बाहर निकाल दिया। और अब वो ट्रेन कर रहे हैं विद हेनरी सुहुडो। आई थिंक ये बात आपको बताना मैं भूल गया मैं। हेनरी सुहुडो दोस्तों एक अपने आप में एक बहुत ही एक बड़े कोच बन गए हैं। वो ट्रेन कर रहे हैं विद जॉन जोन्स। वो कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं यांग वेली को। वो कोचिंग दे रहे हैं ज़िरी प्रोहास्का को, कोरियन ज़ॉम्बी को, जो कि फाइट करने वाले हैं अभी कुछ दिनों बाद अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की। और ऑब्वियसली ओलंपियन हैं वो अपने डेफ़िनेटली, और चैंप रह चुके हैं 2 डिवीज़न के। और इसीलिए जॉन जोन्स अब वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं टेम्परेरी बेसिस पे। ऑब्वियसली वो दूर है उनके घर से, तो वहाँ पे वो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, फिर वापस आ जाते हैं। बट लुक्स लाइक कि अब शायद वहीं पे ट्रेन वो करेंगे। जो लास्ट जो न्यूज़ ये आई थी कि शायद यूएफसी ट्राई कर रही है कि फाइट बुक हो जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच। सिर्फ रूमर थी, बट जिस हिसाब से उनका हम वेट कर रहे हैं, उनकी जो लास्ट फाइट हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 2020 के फ़रवरी में। और अब ऑब्वियसली आप मान लीजिए 2022 का फ़रवरी एंड होने वाला है, तो 2 साल हो गए हैं उनको हमें देखे हुए। एक बहुत लंबा टाइम है। क्या वो इस दौरान फाइट कर सकते थे? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, नो डाउट अबाउट इट। बट उन्होंने खुद ने बेल्ट छोड़ी ये सोच के कि अब वो फाइट करेंगे हेवीवेट डिवीज़न में। जो कि एक बहुत बड़ा साइन था कि ये दिस गाय इज़ सीरियस, ये बंदा सीरियस है नेक्स्ट डिवीज़न के लिए। उनकी हमने फ़ोटो देखी जिम के अंदर, और डेफ़िनेटली वो बहुत बड़े हो चुके हैं, मसल्स काफ़ी उनके पुट ऑन कर चुके हैं। बट जिस हिसाब से ये टाइम जा रहा है, कुछ कंक्रीट नहीं है, कुछ साफ-साफ नहीं कह सकते। मेरा ये मानना है, फ्रांसिस इंगानू जो कि अभी अपनी एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं विद यूएफसी, अगर ये ये बात साफ हो जाए कि अंगानू फाइट नहीं करेंगे, आई थिंक यूएफसी शायद ट्राई करेगी कि कन्विंस करे किसी तरीके से जॉन जोन्स को। बिकॉज़ जॉन जोन्स दोस्तों एक ऐसा फाइटर है जो कि बहुत सारे लोगों की लिस्ट में गोट है, द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वो फाइट नहीं कर रहे, ऐसा इसलिए है कि जब वो फाइट करते थे तो वो कितने कितने डोमिनेटिंग थे। और लोग चाहते हैं कि अगर वो आगे फाइट करें फिर से एक बार एक नेक्स्ट डिवीज़न में, और अगर वो बेल्ट जीत जाते हैं, तो वो जो डिस्कशन है, जो कि डिबेट है कि कौन है बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई थिंक वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा करना। बेल्ट जीतना हेवीवेट डिवीज़न में, डिफेंड करना कुछ बार, और देयर वोंट बी एनी डाउट, कोई डाउट रहेगा नहीं कि कौन है द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बट यहाँ पे इश्यू ये है कि 2 साल से जॉन जोन्स के बारे में हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं, बट कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, कोई न्यूज़ है ही नहीं ऐसी जहाँ पे अ, कोई बोले साफ-साफ कि यस हम ट्राई कर रहे हैं जॉन जोन्स की फाइट बुक करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे ये फाइट बुक नहीं होती अगले 3 महीने में, उनकी अगेंस्ट टी पे या कोई और फाइटर जो भी है,
और फ्रांसिस इंगानू मेरे हिसाब से अगर वो फिर से रीसाइन करते हैं विद यूएफसी, आई मीन बहुत मुश्किल होगा उनका वापस आना, बिकॉज यूएफसी एक बिजनेस है। और अगर उनको लगा कि हाँ यार ये बंदा नहीं मान रहा, ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, अब जानते हैं हिस्ट्री क्या है, वो कह रहे थे मुझे 20 से 30 मिलियन डॉलर चाहिए, जो कि उस टाइम पे कमा रहे थे टाइसन फ्यूरी, डियंटे वाइल्डर, और डेफिनेटली यूएफसी उनको वो पैसा नहीं देगी। बट अब जो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो उनकी सोशल लाइफ है, वो इतनी एक अजीब हो गई है, बहुत मुश्किल है कहना कि क्या बंदा वापस आएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई होप वो वापस वो आए, आई होप कि वो फाइट करें हैवीवेट डिवीजन में, वो फाइट करें अगेंस्ट टीपे, अगेंस्ट इंगानू, आई होप ऐसा हो। बट देयर इज़ ए बिग चांस कि ऐसा नहीं भी होगा। मेरा प्रिडिक्शन ये है कि अगर ये फाइट नहीं बुक होती अगले 3-4 महीने में, जो कि मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम है इस टाइम पे बुक करने करने का, क्योंकि बेल्ट डिफेंड तो होगी, हमारे पास हैवीवेट बेल्ट है, वो डिफेंड तो करनी है। फ्रांसिस रेडी नहीं है फाइट करने के लिए जब तक उनके इश्यूज सॉल्व ना हो, उनको ज़्यादा पैसा ना मिले, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिले जो कि वो चाहते हैं। तो बहुत जल्द या तो इंटरम बेल्ट डिफेंड होगी, या फिर यूएफसी फ्रांसिस को स्टिप कर देगी और वो बेल्ट डिफेंड होगी। तो यहाँ पे मौका है जॉन्स के पास उस पिक्चर में जाने का। बट अगर यहाँ पे वो ऐसा नहीं हो पाया, अगर बात नहीं बन पाई, देन इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट दोस्तों, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बट आई होप ऐसा हो दोस्तों। एनीवे ये थी मेरी लिस्ट उन फाइटर्स की जो कि मेरे हिसाब से इस साल वापस आ सकते हैं और जिसका हम वेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसा होगा? इनमें से कौन सा फाइटर इस साल फाइट करेगा? और क्या कोई ऐसा नाम है जो मैंने मिस कर दिया और जो कि मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। हम मे भी बात करेंगे उसके बारे में एक और वीडियो में, जो कि जिसको आप पिक करेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।